हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग करने वाले हैं हमारी बिजनेस स्टडीज का पार्ट बी, जो कि 30 नंबर की आती है, उसका पहला चैप्टर। और उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्या करें, क्या ना करें, कितना करें, क्या छोड़ सकते हैं। एंड ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगर आप इस चैप्टर को टेक्निकली, इसके लॉजिकली अगर एक एक लॉजिक को समझ लोगे ना, देन आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमारी यही कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में हम सारी की सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहला क्वेश्चन ही होना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूं कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, पैसा, रुपया। मैनेजमेंट मतलब उसको मैनेज करने की कला। तो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या सीखते हैं कि जो कंपनी होती है उसको चलने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो उस पैसे को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, कहां से हम लोग पैसा लेंगे, कहां उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, और जब इन्वेस्ट होने के बाद पैसे का रिटर्न आएगा या प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो पैसे से रिलेटेड है, इसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखना, उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड्स। किससे कंसर्न है? फ्लो ऑफ फंड्स। पैसा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है। एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन। डिसीजन किस तरह के लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, कि हम लोग पैसा ले तो ले कहां से, हमारा इन्वेस्टर कौन होगा, क्या हम लोग लोन लेंगे या फिर अपने इन्वेस्टर से पैसा लेंगे। दूसरा, जब पैसा हम लोगों ने ले लिया कंपनी के लिए, तो हम उस पैसे को इन्वेस्ट कहां करेंगे, क्योंकि हमने अपनी जेब में रखने के लिए तो पैसा लिया नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट किस जगह करें, कौन सी बेस्ट जगह होगी जहां से इन्वेस्टमेंट करने पे हमें बेटर रिटर्न मिलेंगे। और तीसरी चीज, हम लोग कहां पे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो अर्निंग हमारी होगी। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भरपूर चांसेस है कि हम लोगों को प्रॉफिट होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, कितना प्रॉफिट ओनर्स में बांटेंगे और कितना प्रॉफिट वापस से कंपनी में लगाएंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, इसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में बहुत वाइडर टर्म है, तो इसका एक एक एस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब देखो जरा, अगली स्लाइड जो है ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इनफैक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, तो ये स्लाइड में जो चीजें लिखी हुई है बहुत ज्यादा रेलेवेंट होंगी। स्पेशली पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट आफ्टर ऑल पढ़ते क्यों हैं। तो पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का काम होता किसका है। तो जो कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर होता है, यानी कि फाइनेंस को संभालने वाला मैनेजर, अगर कंपनी बड़ी है तो उसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड को कंट्रोल करता है। और एक बात बताओ, हर चीज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एक फाइनेंस मैनेजर को या सीएफओ को किस बात की सैलरी मिलेगी कि भाई जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुझे करनी है तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से पैसा प्रोक्योर करना है कर, जहां पैसा इन्वेस्ट करना है कर, बट तेरा एक ही काम होना चाहिए, जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी का ओनर इन्वेस्टर है, उसकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। यानी कि तुझे अपने ओनर का सगा होना है और उसका प्रॉफिट तुझे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। तो देखो, मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना, जब भी बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट की होगी तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा, फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट टेक सच डिसीजन विच विल अल्टीमेटली प्रूव गेनफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर। भाई तेरे को एक ही चीज से मतलब होना चाहिए कि शेयर होल्डर का फायदा होना चाहिए। क्योंकि अगर शेयर होल्डर का फायदा हो रहा है मतलब प्रॉफिट शेयर होल्डर में बढ़ रहा है। और प्रॉफिट कब आएगा? प्रॉफिट तब आएगा जब तूने बाकी लोगों को खर्चे पे कर दिए होंगे, तूने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी होगी, तूने सप्लायर को उनकी पेमेंट कर दी होगी, तूने बिजली वालों को उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिए। सब लोगों को पैसे देने के बाद तू अपने शेयर होल्डर को पैसे दे रहा है, यानी कि तूने बहुत कमाल का काम किया है। ठीक है ना? देन, और कैसे शेयर होल्डर को फायदा मिलेगा? शेयर होल्डर गेन करते हैं जब प्राइस ऑफ देयर शेयर, जो शेयर्स उन्होंने खरीदे हुए हैं उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं शेयर मार्केट में। सो फाइनेंशियल डिसीजन which results in increase in value of share is considered very efficient decision। यानी कि अगर तुम्हारे द्वारा लिया गया डिसीजन अच्छा है या बुरा है, इस चीज की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे कि भाई अगर तुम्हारे लिए हुए डिसीजन की वजह से कंपनी के शेयर्स की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज होती है, देन यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। नहीं इंक्रीज हुई है, देन आपको देखने की जरूरत है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड, द फाइनेंशियल डिसीजन व्हिच ब्रिंग्स fall in the value of equity shares is considered to be poor decision। obvious सी बात है। This objective of maximizing the wealth of equity share automatically fulfills many objectives as equity shareholders get share from residual income only। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि अगर आप लोग शेयर होल्डर का भला कर रहे हो, यानी कि इनडायरेक्टली आप लोग बहुत सारे लोगों का भला कर रहे हो, आप एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हो, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हो, आप सप्लायर को उसके जो पैसे देने थे रॉ मटेरियल के वो आपने पे कर दिए, यानी कि जो शेयर होल्डर होता है उसे सारे खर्चे माइनस करने के बाद जितनी रेजिडुअल इनकम होती है, बची हुई इनकम होती है, वो मिलती है। यानी कि जब शेयर होल्डर को पैसे मिल रहे हैं मतलब बाकी लोगों को पैसे मिल चुके होंगे, ठीक है ना। एंड लास्ट, राइज इन प्राइस मस्ट कम विद ग्रोथ ऑफ द फर्म। और जब शेयर की वैल्यू बढ़ रही है ना, वो भाई एक्चुअली ग्रोथ से बढ़नी चाहिए, ना कि आप कोई टेढ़ी मेढ़ी एक्टिविटीज कर रहे हो, यानी कि आप प्राइस रिगिंग कर रहे हो या फिर शेयर मार्केट में ऐसी छेड़खानी कर रहे हो जिससे आपके शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं झूठे मूठे तरीके से शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो काम नहीं होना चाहिए कि भाई साम दाम दंड भेद हम तो सब लगा देंगे पर हमारे शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए क्योंकि हमें अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर बनना है। ये बात गलत होगी, ठीक है ना। आइए अब हम लोग यहां पे बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो आप डिसीजंस लोगे उन डिसीजंस को क्या कहा जाएगा? फाइनेंशियल डिसीजन। दो वर्ड आपको याद रखने हैं बेटा, एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन और अभी आप एक पढ़ोगे फाइनेंसिंग डिसीजन। दोनों अलग बातें हैं, प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर एक डिसीजन आता है जिसको हम फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो डिसीजंस लिए जाएंगे उसे फाइनेंशियल डिसीजंस कहा जाएगा। और फाइनेंशियल डिसीजंस में तीन डिसीजंस होते हैं बेटा, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजंस। किसी भी फाइनेंस मैनेजर को या सीएफओ को, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को तीन डिसीजंस लेने होते हैं जब वो अपनी पोजीशन पे काम कर रहा होता है। सबसे पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन से शुरुआत करूंगा तो क्रोनोलॉजी ज्यादा अच्छी बनेगी। एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए क्या प्रेशर होगा? सबसे पहला प्रेशर यह होगा कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? तो भाई पैसा या तो वो उधार लेगा या फिर वो क्या करेगा, शेयर्स इश्यू करके लोगों से, शेयर होल्डर से पैसे लेगा। यानी कि इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कि भाई कहां से हमें पैसा लेना है बिजनेस करने के लिए। तो वो डिसीजन जो होता है वो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। अब एक बार उसने पैसे ले लिए लोगों से, अब उस पैसे को लेके एचआर नहीं डाल सकता, उसे आगे इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट कहां पे करें कि सबसे बेस्ट रिटर्न मिले, इस चीज का जो वो डिसीजन लेगा वो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। बहुत अच्छी बात है। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब क्या होगा? कुछ प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट जो आया है उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा बांटना है शेयर होल्डर्स में और कितना हिस्सा वापस से कंपनी के अंदर लगाना है बिजनेस को बड़ा करने के लिए, ये जो डिसीजन वो लेगा वो हो जाएगा हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो जो डेफिनेशन थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसी से हमारे तीन डिसीजन निकल के आ गए हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। आपको तीनों नाम रट जाने चाहिए अच्छे तरीके से। आइए सबसे पहले हम लोग डिसीजन की बात करेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही दूसरा नाम है बेटा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एक आपका एमसीक्यू डेफिनेटली बन सकता है, प्लीज आप लोग इसे याद कर लो। कैपिटल बजटिंग बोलूं या इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलूं, या और इस डिसीजन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि हमें जो इन्वेस्ट करना है फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, फिक्स्ड कैपिटल, कौन सी फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करें, ये बात हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखते हैं। जब मैं फिक्स्ड कैपिटल बोलता हूं तो बेटा यहां पे क्या बात हो रही है? एसेट्स। और एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? कौन सी लैंड में इन्वेस्ट करना है, कौन सी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है, कौन सी मशीनरी हमको खरीदनी है। जो भी फिक्स्ड एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एसेट्स में भी कौन सी बेटा? फिक्स्ड एसेट्स में जो आप पैसा लगाते हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है, किस जगह इन्वेस्ट करें कि हमको सबसे अच्छा रिटर्न मिले, ये आप डिसाइड करते हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। एक फर्म के पास जब पैसा होता है ना तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि मैं इस जगह इन्वेस्ट कर दूं या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूं, किस एसेट में इन्वेस्ट करूं, बड़ी कंफ्यूजन वाली बात होती है। A firm has many options to invest their funds, but firm को क्या select करना है? Select the most appropriate investment, which will bring, किसमें invest करना चाहिए? Which will bring maximum benefit for the firm, and deciding or selecting most appropriate proposal is investment decision। और जब जिस डिसीजन में वो ये डिसाइड करती है कि हमें अपना पैसा किस जगह इन्वेस्ट करना है, किस फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना है, वो डिसीजन हम कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। The firm invests its fund in acquiring fixed assets. Fixed assets acquire करने में land, building, machinery, factory setup and all, as well as current assets. भाई दो तरह की assets होती हैं, एक होती है fixed asset, एक होती है current asset. Fixed asset के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए जो एक साल से कहीं ज्यादा चलते हैं,
जो कई साल तक बेनिफिट हमको देते हैं। करंट एसेट्स यानी कि आपके डेटर्स हो गए, आपका स्टॉक हो गया, ये करंट एसेट्स होते हैं। तो करंट एसेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है। जो पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, ठीक है ना। डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट इज टेकन इट एज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। इंपॉर्टेंस क्या है पेपर के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंस या स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन? क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर सही लिया गया तो क्या फायदे होंगे और अगर गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया तो क्या नुकसान होंगे, ये चीज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। एंड एग्जाम के लिए मेरी नजरों में बेटा ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहला, कंपनी लॉन्ग टर्म में कितना ग्रो करेगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस जगह उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, किस तरह की एसेट्स खरीदी हैं। तो भाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कंपनी अपने लिए करती है। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी एज फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो पैसा आने वाला है बेटा वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन दीज डिसीजंस ओनली। तो कोई कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी फ्यूचर में या कम ग्रो करेगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आज कहां पे ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट की गई है। दूसरा, यहां पे बेटा जो पैसा इन्वॉल्व होता है 150 रुपए नहीं होता, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे दिल्ली मेट्रो है बेटा, किसी भी शहर के अंदर जब मेट्रो प्रोजेक्ट आता है, जो पैसा आज इन्वेस्ट किया है उसकी रिकवरी आने वाले 10, 15, 20 सालों में होगी पूरी की पूरी। तो बेटा एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे जितना पैसा इन्वेस्ट होता है वो पैसा इतना इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि उसका रिटर्न कितना आएगा बाद में पता चलेगा। तो सोच समझ के हमें क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज इन्वॉल्वड हियर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स एंड इफ रॉन्ग, और अगर गलती से भी गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया या गलत प्रपोजल को सेलेक्ट कर लिया तो इससे बेटा रिजल्ट होगा वेस्टेज ऑफ ह्यूज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड का वेस्टेज होगा। दिस इज व्हाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन को हमेशा बहुत सारे फैक्टर्स को देखो, उसके बाद कोई भी आप कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लो। सारे फैक्टर्स को नहीं देखोगे तो पक्का आप कहीं ना कहीं बेवकूफ बनोगे और आपको नुकसान हो जाएगा। तीसरा, रिस्क इन्वॉल्व। जो रिस्क होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में वो सबसे ज्यादा होता है। द फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व्स ह्यूज फंड्स, और अगर ह्यूज फंड्स हैं तो रिस्क भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न कम्स इन लॉन्ग रन। क्योंकि जो रिटर्न आता है बेटा वो बाद में आएगा। आज आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, आज से आपकी रिटर्न चालू नहीं हो जाएगी, रिकवरी में ही आपको कई साल लग जाएंगे, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाना चालू करोगे। एंड कंपनी हैज टू बियर द रिस्क फॉर लॉन्ग पीरियड फॉर टिल ऑफ टाइम टिल द रिटर्न स्टार्ट्स कमिंग। और लास्ट क्या है, इररिवर्सिबल डिसीजन। इररिवर्सिबल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। एक बार आपने किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने एक तरह की मशीन खरीद ली, आपने एक तरह की बिल्डिंग खरीद ली, वो डिसीजन वापस रिवर्स करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इतना पैसा इन्वॉल्व होता है कि दिस डिसीजन इज एग्जैक्टली इररिवर्सिबल, जो कि रिवर्स नहीं किया जा सकता, वापस से नई शुरुआत नहीं की जा सकती है। और अगर करोगे तो बहुत ज्यादा आपका पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। ये सारी चीजें हैं। एक बार मैं कहता हूं पॉज करके वीडियो को फटाफट से इसको रीड आउट मार लो। अब हम लोग फटाफट पढ़ने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स, किन फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे बिफोर डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट हमें करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्या क्या चीजें आप लोग देखोगे, एक एक करके मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, आप फटाफट समझते जाना और सामने इसको रीड आउट करते जाना। जैसे ही मैं साइड हूं तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे रीड करना, तभी आपको अच्छे से याद होंगी चीजें। पहला क्या है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, भाई उससे जो कैश फ्लो होने वाला है, पैसा आने वाला है, वो कब तक आएगा, कितना आएगा, ये बात को भी आपको देखना होगा। जिस बंदे ने दिल्ली मेट्रो के अंदर, दिल्ली मेट्रो जैसी जगह इन्वेस्ट किया होगा, भाई एक बात बताओ, उसको इतनी तो उम्मीद होगी कि पहले 5 साल तो मेट्रो बनेगी, 5 साल तो 1 रुपए भी नहीं आएंगे हमारे पास, बल्कि पैसे जाएंगे। तो अगर आप इस चीज से ओके हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें इन्वेस्ट करो। बट अगर आप ओके नहीं हो तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपकी कैश फ्लो की नीड्स क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आप तुरंत तुरंत कैश फ्लो चाहते हो, जल्दी जल्दी मिल जाए, या फिर आप ओके हो कि हमें बाद में मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड्स इन अ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, इट एक्सपेक्ट्स, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि कुछ रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो हमें डे टू डे खर्चे निकालने के लिए मिलते रहे। कि अगर किसी फैक्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो भाई आपकी कोशिश क्या रहती है कि अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है तो वहां से इतना कैश तो हमको आ जाए रिटर्न की फॉर्म में कि हम लोग अपने डे टू डे खर्चे, सैलरी, बिजली का खर्चा एंड ये पेटी एक्सपेंसेस हमारे
कवर होते जाए। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विल बी एबल टू जनरेट मस्ट बी असेस्ड। असेस का मतलब होता है कि चेक कर लो प्रॉपरली बिफोर इन्वेस्टिंग इन द प्रपोजल। आप पहले चेक कर लो, अगर कैश फ्लो आपके अकॉर्डिंग आएगा उसमें से बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्ट कर दो, नहीं आएगा तो इन्वेस्ट मत करना। दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है भाई, जिस जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से कितना रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न मतलब वो इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट कमा कर देगी। तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे इंपॉर्टेंट बेटा कुछ हो ही नहीं सकता, हर बंदा जहां भी इन्वेस्ट करता है बदले में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कितना वापस में मिलेगा हमको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न। कितना रेट ऑफ रिटर्न है वो मुझको वापस देगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम। तो देखो, फॉर एग्जांपल दो प्रोजेक्ट है, एक है प्रोजेक्ट ए और एक है हमारा प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए कह रहा है कि मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा, यानी कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए लगाओगे तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। और प्रोजेक्ट बी कह रहा है कि मैं आपको 15% रिटर्न दूंगा, यानी कि 15,000 दूंगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है, हम किसको सेलेक्ट करेंगे? हम लोग सेलेक्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट नंबर बी को। तो आपको यह भी चीज देखनी पड़ेगी। फिर आ जाओ तीसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से सुनना। एज अलोंग विद रिटर्न, रिस्क, कैश फ्लो, रिटर्न, रिस्क, कैश फ्लो तीनों की बात कर ली है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं विच हेल्प इन सेलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कि जिससे हम लोग अफेक्ट होते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, जिस जगह में इन्वेस्ट कर रहा हूं उस चीज के लिए, उस काम के लिए जिस लेबर की जरूरत है, क्या वो लेबर इजीली अवेलेबल है या नहीं है। अगर इजीली अवेलेबल है तो फिर अच्छी बात है, अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो भाई मैं खुद जाके थोड़ी ना काम करूंगा। इस बात को हमें सोचना होगा। टेक्नोलॉजीज, जिस जगह में इन्वेस्ट कर रहा हूं उस चीज के लिए अवेलेबल टेक्नोलॉजी है इंडिया में, अगर है तो इन्वेस्ट कर दो, नहीं है तो फिर क्यों इन्वेस्ट करोगे भाई। और उसके बाद इनपुट, मशीनरी एटसेट्रा। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल व्हिच आर नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो टेक्निक्स आप फॉलो करते हो उसको कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कहते हैं। दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सेलेक्टिंग एनी प्रपोजल। ये जो टेक्निक्स है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, जितने प्रपोजल आते हैं, प्रपोजल मतलब कि सर इस जगह इन्वेस्ट कर दो, सर इस जगह इन्वेस्ट कर दो, इसे हम कहते हैं प्रपोजल या चॉइसेस। जो भी चॉइस आप देखोगे उसमें कुछ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स लगाओगे, फिर देखोगे कि क्या ये मेरे लिए सुटेबल है तो इन्वेस्ट कर दो, नहीं है सुटेबल तो साइड कर दो, अगले वाले को देखो। द फाइनेंस मैनेजर या सीएफओ मस्ट कंपेयर ऑल द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखो भाई, क्योंकि बहुत पैसा लगने वाला है आपका। सारे ऑल्टरनेटिव्स को वेरी केयरफुली देखो एंड देन ओनली डिसाइड कि हमको आफ्टर ऑल कहां पर इन्वेस्ट करना है। अब आइए, पहला डिसीजन हमारा पूरा हो गया, कौन सा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब दूसरा डिसीजन की बात हो रही है, नॉट फाइनेंशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का छोटा बच्चा फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि कहां से पैसा लेना है, कंपनी चलाने के लिए हमें पैसा कहां से चाहिए, फ्रॉम विच सोर्स, फाइनेंस या फिर बोलूं कैपिटल टू बी रेज्ड, कि पैसा कहां से रेज करेंगे, ये चीज डिसाइड करनी है। तो देखो, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बता देता हूं। जब भी एक बिजनेस होता है, इस बिजनेस को अगर बिजनेस करना है तो भाई बिजनेस बातों से नहीं होता, पैसे से चलता है। शुरुआत पैसे से होती है। आपको बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे के हमारे पास दो ही सोर्सेज होते हैं, दो के अलावा कोई सोर्स नहीं होता। एक होता है बेटा ओनर्स फंड। ओनर ने अपना खुद का पैसा लगाया, जिसको हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, ओनर अपना खुद का पैसा लगा रहा है। दूसरा होता है बेटा बोरोड फंड। अगर खुद का पैसा नहीं लगाया हुआ है तो पक्का है भाई उधार लिया हुआ है। बोरोड फंड, जिसको हम लोग प्यार से लोन भी कह देते हैं, लोन आ जाता है, डिबेंचर्स आ जाते हैं, ये सारे हमारे बोरोड फंड होते हैं। तो इन दोनों में से आपको किसी एक चीज को चूज करना है कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं किस चीज को चूज करूंगा। अगर ओनर के पास अपना पैसा नहीं है पर बिजनेस करने की सोची हुई है उसने, तो भाई उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, बोरोड फंड लेना पड़ेगा। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं कि भाई मैं क्यों ओनर फंड को लूं, क्यों मैं बोरोड फंड को लूं, या फिर क्यों इन दोनों का मिक्स लूं। आपको कई सारे फैक्टर्स पढ़ने होंगे और उस फैक्टर के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना ओनर फंड लेना है, कितना बोरोड फंड लेना है। ये पूरी की पूरी बात जो है, यही हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं। आपको कंपेयर करना है कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। वैसे तो हमेशा ओनर फंड ही परफेक्ट होता है, क्योंकि हमें बदले में इंटरेस्ट ही देना होता, पैसा वापस नहीं करना होता। बट हर कोई प्रिविलेज नहीं होता ना, हर किसी पे पैसा नहीं होता, तो उधार लेना कई बार लोगों की मजबूरी भी हो जाती है, ठीक है ना।
तो इस डिसीजन के अंदर हम लोग देखेंगे कि कितना ओनर फंड और कितना बोरोड फंड हम लोग लेने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। आइए, अ कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज, या तो आप शेयर्स इश्यू कर सकते हो यानी कि ओनर्स फंड, डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हो बोरोड फंड, या फिर लोन एंड एडवांसेस ले सकते हो बैंक से। डिसाइडिंग हाउ मच, कितना रेज करना है किस सोर्स से, इज कंसर्न ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। यही सब कुछ नटशेल है बेटा इस डिसीजन का, कितना रेज करना है और किस सोर्स से रेज करना है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इक्विटी या सिर्फ बोरोड फंड से करो, हो सकता है आप कुछ पैसा इक्विटी से ले लो, कुछ पैसा बोरोड कर लो, डिपेंड्स अल्टीमेटली अपॉन यू, ठीक है ना। मेनली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट क्या है, ओनर्स फंड, सेकंड क्या है, बोरोड फंड। ओनर्स फंड में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं अपना समझकर, वो। और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, जो प्रॉफिट, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का जो हिस्सा कंपनी वापस से इन्वेस्ट करती है बिजनेस के अंदर, ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को बांटती नहीं है, वापस से कंपनी में रख लेती है और इन्वेस्ट करती है, उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा बोरोड फंड में आ जाएगा हमारा डिवेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, जो भी पैसा उधार लिया गया है अलग अलग नामों से। ये जल्दी से देख लेना, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग ओनर फंड का पार्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जल्दी से याद कर लो। अब मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू डिसाइड कितना रेस करना है, किस सोर्स से रेस करना है, बोरोड से और इन ओनर्स फंड से कितना रेस करना है। व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन, जो फाइनेंस मैनेजर है वो कंपेयर करता है। कोई भी इंसान जब दो चीजों में चॉइस करनी होती है तो वो क्या करता है, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखता है, और वो ये देखता है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए क्या एडवांटेजेस ज्यादा सुटेबल है और किन डिसएडवांटेजेस को मैं शायद नजरअंदाज कर सकता हूं। कंपेयर करता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जो बोरोड फंड होते हैं, जो उधार लिया हुआ पैसा होता है, उसे वापस करना होता है। अब वो सोचता है तो कैसे सोचता है कि यार जो पैसा मैं उधार लूंगा वो मुझे वापस करना होगा और उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा। सर रिस्क कैसे इन्वॉल्व होगा कि उस पैसे पे जो इंटरेस्ट पे करना होगा, उस बोरोड फंड पे जो इंटरेस्ट पे करना होगा, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तभी मैं पे कर पाऊंगा, और अगर नहीं हुआ प्रॉफिट तो मैं कैसे पे करूंगा। रिस्क है ना इस चीज में। वेयर एज ओनर फंड में क्या होता है बेटा, देयर इज नो कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट नहीं होता है कि मैं आपको पैसा वापस करूंगा, क्योंकि आप एज अ ओनर पैसा लगा रहे हो, और ओनर कभी बिजनेस में से पैसा वापस लेने की बात नहीं करता जब तक कि बिजनेस बंद ना हो जाए। नो कमिटमेंट ऑफ रीपेमेंट एंड देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व्ड। बट जो फाइनेंस मैनेजर होता है, अच्छा फाइनेंस मैनेजर होता है, किसी एक साइड में नहीं जाता, वो दोनों का एक मिक्स तय करता है। अब मेरी बात सुनो, बोरोड फंड फिर लोग क्यों चूज करेंगे, अगर इसको पे करना है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। बोरोड फंड सस्ते होते हैं बेटा, चीपर होते हैं, और जो इन्वेस्टर या ओनर फंड होता है ये महंगे होते हैं। अभी हम फैक्टर्स में इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना इतना समझ लो, ठीक है। अंडर फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंस मैनेजर फिक्सेस अ रेशियो, एक रेशियो फिक्स करता है कि कितना हमें ओनर फंड लगाना है, कितना बोरोड फंड लगाना है इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर अभी हम लोग आगे डिटेल में एक चीज पढ़ेंगे। बाय द वे कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कंपनी में जो भी पैसा इन्वेस्ट हो रखा है उसमें से कितना ओनर का फंड है और कितना बोरोड फंड है, दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बारी आती है क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, कि हम ओनर फंड लेंगे या बोरोड फंड लेंगे, ये क्या बातें डिसाइड करती हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला है कॉस्ट, कि भाई कॉस्ट क्या है रेजिंग ऑफ फाइनेंस की। भाई जहां से भी तुम पैसा ले रहे हो उस पैसे को लेने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज डिफरेंट, एंड फाइनेंस मैनेजर की कोशिश क्या रहेगी, वो हमेशा उस सोर्स को प्रेफर करेगा जहां पे बेटा मिनिमम कॉस्ट होगी। जिसको रेस करने में कॉस्ट मिनिमम होगी वो बंदा क्या करेगा, वहीं से पैसा रेस करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, रिस्क, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड। अगर आपने पैसा उधार लिया है उसमें रिस्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओनर्स फंड। ओनर्स फंड, अब फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, फाइनेंस मैनेजर कोशिश करेगा कि वो कंपेयर करेगा रिस्क को कॉस्ट से, एंड प्रेफर करेगा सिक्योरिटीज विद मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क मतलब ना ज्यादा ना कम। अब इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, लिख लो। एक होता है बोरोड फंड, एक होता है बोरोड फंड और एक होता है ओनर फंड। जो बोरोड फंड होता है ना, इसके बारे में दो चीजें लिख लो, लेस कॉस्ट मोर रिस्क।
और ओनर्स फंड में क्या होता है, मोर कॉस्ट लेस रिस्क। अब एक बात बताओ, ओनर फंड की सर आप मोर कॉस्ट क्यों कह रहे हो? अब इसका रीजन सुन लो जरा, मैं इसका एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है बाय द वे, ठीक है ना। मैं आपको भी आसान शब्दों में बता देता हूं, बोरोड फंड की लेस कॉस्ट होती है बेटा। क्यों? बोरोड फंड पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, ध्यान से सुनो, जो आप इंटरेस्ट पे करते हो बोरोड फंड पे, जब आपने उधार लिया उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। यानी कि जो इंटरेस्ट आप पे करते हो ना बेटा, उसका टैक्स डिडक्शन मिल जाता है, वो इंटरेस्ट माइनस हो जाता है प्रॉफिट में से, और फिर जब प्रॉफिट कम बचेगा तो टैक्स भी कम लगेगा। यानी कि टैक्स के पर्पस के लिए इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। वेयर एज ओनर्स फंड पे जो कॉस्ट है वो मोर कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ओनर्स को जो हम प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं उसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं, और डिविडेंड होता है जो इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल, और अगर टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता है तो बेटा फिर इस केस में क्या हो जाएगा, आपको टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, टैक्स कम नहीं लगेगा, तो इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है। मोर ओवर जो बोरोड फंड होता है उसकी लेस कॉस्ट इसलिए होती है क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है जो हर साल आपको पे करना होता है, और ये जनरली लेस एक्सपेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू ओनर्स फंड में। ओनर्स जो होते हैं वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू बोरोड फंड, क्योंकि बोरोड फंड में रिस्क ज्यादा है। अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा मांगेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो यहां पे है लेस रिस्क है और मोर कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, आइए ये बात मैंने आपको समझा दी। फिर उसके बाद तीसरा है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है, सिंपल सी बात है, अगर कंपनी में कैश अच्छा है, यानी कि कैश सफिशिएंट है, तो फिर आप क्या करो, बोरोड फंड चूज कर लो। बोरोड फंड क्यों चूज करना है? अगर आपने पैसा उधार लिया है बेटा, तो पैसा उधार लिया है तो बदले में इंटरेस्ट देना होगा। अगर आपके हाथ में कैश है तो आपको इंटरेस्ट देने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, आपके हाथ में अच्छा खासा कैश है, तो आप उधार लो, आप बोरोड फंड को प्रेफर करो, क्योंकि आप इंटरेस्ट को आराम से पे बैक कर पाओगे। इवन अगर बोरोड फंड को फ्यूचर में मैच्योरिटी पे वापस करना हुआ, लिया हुआ लोन भी वापस करना हुआ, तो आप कर सकते हो क्योंकि अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है। बट अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, देन आप बोरोड फंड मत लो, उस केस में आपको ओनर्स फंड लेना पड़ेगा। ठीक है ना, जल्दी से एक बार सामने इसको रीड कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कहते हैं जो ओनर्स फंड है, जो शेयर होल्डर है बेटा, वो चाहते हैं कि भाई हम लोगों का जो कंट्रोल है, हम लोगों का जो कंट्रोल है कंपनी में, वो वैसा का वैसा रहे जैसे पहला था, और उन्हें और पैसों की जरूरत है बिजनेस में। फिर तो आप और ज्यादा बोरोड फंड, ओनर्स फंड मत लो, यानी कि और ज्यादा शेयर्स इशू मत करो। भाई ओनर्स फंड में बोलूं या शेयर इशू करना बोलूं, इक्विटी शेयर इशू करना बोलूं, एक ही बात है। अगर एक बात बताओ, मेरी कंपनी में मेरा कंट्रोल है अच्छा खासा, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, अगर मैं किसी और को शेयर्स इशू करके उससे पैसा लूंगा, यानी कि ओनर्स फंड से पैसा लूंगा, तो जो मेरा कंट्रोल पहले हुआ करता था कंपनी में, वो कंट्रोल कम हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मुझे कंपनी में मेरा कंट्रोल प्यारा है, तो फिर उस केस में मैं ओनर फंड नहीं लूंगा बेटा, मैं फिर कहूंगा कि मैं पैसा उधार लूंगा। क्योंकि जब मैं पैसा उधार लेता हूं तो उसका जो बोरोड, जो लेंडर होता है, जो लोन देने वाला होता है, उसका कंपनी में कोई कंट्रोल नहीं होता, उसे सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब होता है। और अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यार कंट्रोल रहे मेरे हाथ में या ना रहे, तो उस केस में मैं क्या प्रेफर कर लूंगा, मैं ओनर्स फंड प्रेफर करूंगा कि ठीक है यार, थोड़ी इक्विटी अगर डाइल्यूट हो भी गई तो अपने को क्या फर्क पड़ता है। पेपर के लिए ये एक सेपरेट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जब भी किसी जगह से आपको पैसा रेस करना है, उस पैसे को रेस करने की कॉस्ट होती है। जैसे जब आप शेयर्स इशू करते हो, तो शेयर्स इशू करते टाइम आपकी अंडरराइटिंग कमीशन होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करने के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत XYZ तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसे लोन लेना होता है तो भाई मैनेजर का कमीशन होता है, या फिर कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। आप क्या करो, फ्लोटेशन कॉस्ट को, जो भी मतलब आपको पैसा रेस करने के लिए जो कॉस्ट इंकर करनी है, उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। जिस जगह कॉस्ट सबसे कम होगी, आप वो वाली सिक्योरिटी को प्रेफर कर लेना। ठीक है ना, यहां पे लीस्ट वाला आ जाएगा। फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा लगना ही लगना है, फिक्स्ड है, मतलब जैसे रेंट हो गया, कुछ सैलरीज है, मैनेजर की सैलरी है जो कि देनी ही देनी है, फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो बेटा आप एक बात बताओ, फिर आप अगर लोन लोगे या बोरोड फंड करोगे,
तो आपके ऊपर एक इंटरेस्ट का बर्डन और ज्यादा आ जाएगा, तो आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे कई बार टाइम पे और आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है बेटा ज्यादा, तो आप क्या प्रेफर करोगे? ओनर्स फंड। आप ओनर्स फंड को ज्यादा प्रेफर करना। बट अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, खर्चे इतने कम है, तो आप अगर लोन भी ले लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ओनर्स फंड कम हो जाएगा और बोरोड फंड इसमें ज्यादा हो जाएगा। बोरोड फंड ज्यादा हो जाएगा। प्लीज साथ के साथ आप रीड करते चलना। देन स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आपको सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर बूम पीरियड चल रहा है, बूम पीरियड का मतलब होता है शेयर मार्केट में हर शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो ओनर प्रेफर करेगा, प्रेफर ओनर्स फंड, क्योंकि आपको उस टाइम पे हर कोई शेयर को खरीदने को तैयार है, तो उस टाइम पे इक्विटी शेयर्स बेचना बहुत आसान हो जाएगा। इट इज इजी टू सेल इक्विटी शेयर्स एज पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, क्योंकि जब बूम पीरियड होता है सबको पता है कि आज जो शेयर खरीदेंगे कल बढ़ेगा, तो इसलिए वो हर एरी गरी कंपनी का शेयर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। Whereas अगर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, यानी कि सब चीजों की वैल्यू कम हो रही है, then there is more demand for debt securities in capital market, therefore prefer borrowed funds। ठीक है ना? अब आ जाइए आगे चलते हैं। अब तीसरा टाइप का जो हमारा डिसीजन निकल के आता है वो है बेटा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मैं आपको सिंपल मतलब बता देता हूं। एक कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, जो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट अर्न करेगी, तो उसके पास मान लेते हैं 1000 रुपए आ गए हैं। 1000 रुपए आ गए हैं। अब इस 1000 रुपए में से कितना पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, यानी कि जिससे पैसा लिया था उसको प्रॉफिट बांटेगी या नहीं बांटेगी? डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, या फिर कितना पैसा वापस से बिजनेस में रखना चाहती है, जिसे हम लोग कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ये जो डिसाइड करने वाली डिसीजन है, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड डिसीजन, कि भाई प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम वापस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना हिस्सा हम लोग वापस बांट देना चाहते हैं ओनर्स में। ये जो डिसाइड करेगा वो डिविडेंड डिसीजन डिसाइड करेगा। दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड, यानी कि सरप्लस पैसा जो आपने कमाया है। जो सरप्लस प्रॉफिट है, या तो वो आइदर डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या फिर इसी को आप साइड में रख लोगे इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। शेयर होल्डर फंड में जो डिविडेंड है और रिटेन्ड अर्निंग है, वो दोनों की दोनों बेटा किस चीज का पार्ट है? ये दोनों हमारा ओनर्स फंड का पार्ट होता है। अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड्स हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच टू बी केप्ट असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग। अब इसके हम फैक्टर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि हमें डिविडेंड कितना देना है या कितना रिटेन्ड अर्निंग रखना है? मैं जल्दी जल्दी इसको कराऊंगा क्योंकि वीडियो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, पहला है अर्निंग। अरे यार, अर्निंग, एक सिंपल सी बात बताओ, जो डिविडेंड होता है वो किस चीज में से पे किया जाता है? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट कहूं या मैं बोलूं अर्निंग, एक ही बात है। ठीक है ना? अगर कंपनी की अर्निंग ज्यादा है, अर्निंग बहुत ज्यादा है, तो डिविडेंड ज्यादा दे दो। बट अगर कंपनी की अर्निंग कम है तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आप डिविडेंड को कम दोगे। ठीक है ना? यहां पे सिंपल सी इतनी बात कही जा रही है। तो देखो, इफ देयर आर मोर अर्निंग्स देन कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड, वेयरएज ड्यूरिंग लो अर्निंग पीरियड द रेट ऑफ डिविडेंड इज आल्सो लो। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अगर एक सिंपल सी बात बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग से मेरा मतलब है कि इस महीने जो हमारा प्रॉफिट है वो इस साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आपने कुछ एक्स डिविडेंड इश्यू कर दिया। बट आपको पता है कि यार हर साल ना प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता है, अगले शायद 10,000 रुपए हो जाएगा, या फिर उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर 5 लाख रुपए हो जाएगा। यानी कि अर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, स्टेबल नहीं है। तो एक बात बताओ, आपकी कंपनी कैसी लगेगी? बुरी लगेगी या नहीं लगेगी कि इस साल बहुत अच्छा डिविडेंड दे दिया, अगले साल आपने डिविडेंड या तो बिल्कुल कम दे दिया या बिल्कुल नहीं दिया? तो इससे शेयर होल्डर नाराज हो जाते हैं। तो अगर आपकी कंपनी के डिविडेंड यानी कि अर्निंग स्टेबल है, यानी कि हर साल आपको पता है कि मिनिमम 1 लाख रुपीस तो कमा ही लेंगे हम लोग, स्टेबल है अर्निंग, तो फिर उस केस में आप डिविडेंड ज्यादा भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप अगले साल भी सेम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट अगर आपको डाउट है कि आपकी जो अर्निंग है वो स्टेबल नहीं है, इस साल ज्यादा अगले साल कम, तो आप प्लीज कुछ पैसा बचा के रखो, डिविडेंड को कम से कम दो, जितना लीस्ट बेयर मिनिमम आप दे सकते हो सिर्फ उतना देना। अदरवाइज शेयर होल्डर आपकी तारीफ कम करेगा, आपकी बुराइयां ज्यादा कर देगा। ठीक है ना? अब आइए, तीसरा क्या है? कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो। कैश फ्लो पोजीशन कम है, हाथ में कैश ही नहीं है, तो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करो। सिंपल से एल्गोरिथम है यहां पे। ठीक है ना? फिर उसके बाद चौथा क्या है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर कंपनी फ्यूचर में चाहती है बहुत ज्यादा ग्रो करना,
मतलब कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं कि भाई हम फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं, तो भाई जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। वो कहेगा कि शेयर होल्डर से कि सुनो ना, मैं एक जगह इन्वेस्ट कर दूंगा तो हमारी कंपनी और ज्यादा ग्रो करेगी, आपके शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर की वैल्यू है वो और ज्यादा इंक्रीज करेगी। क्या इन डिविडेंड के चक्कर में पड़े हुए हो? असली प्रॉफिट तो शेयर की वैल्यू इंक्रीज होने में है। यानी कि अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी की ज्यादा हैं तो वो डिविडेंड क्या करेगी? कम इशू करेगी, डिविडेंड कम देगी और रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा करेगी, पैसा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगी। और अगर कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम है, फ्यूचर में कोई इन्वेस्ट करने का ज्यादा नहीं है, तो पैसा रख के अचार डालेंगे क्या? तो इसलिए वो क्या कर देगी? डिविडेंड इश्यू कर देगी, अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा दे देगी। ठीक है ना। पांचवा, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। यार जो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है ना, मैंने वही सेम टू सेम चीज है जो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है, मैंने वहीं से आपको बताया है। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्लीज आप अपने हिसाब से रीड कर लेना। ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप फटाफट से देख लो कि स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। अगला आ जाओ, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं? डिविडेंड ज्यादा चाहते हैं या फिर वो रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा चाहते हैं? वो भी इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, अगर कंपनी में जो मेजर शेयर होल्डर जो हैं, अगर वो बुढ़े हैं, बुढ़े मतलब बूढ़े लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं जिनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर वो क्या कोशिश करेंगे कि भाई हर साल कुछ ना कुछ पैसे हमको मिले ताकि हम लोग अपनी रिटायरमेंट स्मूथली एंजॉय करें। तो अगर मेजर शेयर होल्डर्स रिटायर्ड लोग हैं या फिर ओल्ड पीपल हैं, तो फिर डिविडेंड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा। बट अगर कंपनी में जो मेजर शेयर होल्डर है वो क्या है? यंगस्टर्स हैं, यंग लोग हैं, यानी कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, जो डिविडेंड के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, उनकी ऑलरेडी कहीं ना कहीं से अर्निंग हो रही है, तो उस केस में वो बोल देंगे कि डिविडेंड मत दो हमको, आप वापस इन्वेस्ट कर दो, हम लोग ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, तो डिविडेंड कम हो जाएगा। ठीक है ना, बस ये चीज है। अब आ जाओ जरा अगला है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। भाई सिंपल सी बात है, अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा, भाई डिविडेंड इश्यू करने पे भाई टैक्स भी लगता है, ठीक है ना, डिविडेंड देने पे टैक्स भी लगता है। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी प्रेफर करेगी कि कम डिविडेंड दे, अगर टैक्स कम है तो कंपनी प्रेफर करेगी कि ज्यादा डिविडेंड दे। बात खत्म है यहां पे। ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है, देखो आज आपके पास प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, अब प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या वापस रखना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अगर आपको पता है कि अगर फ्यूचर में 2 साल बाद हमको पैसों की जरूरत पड़ी इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम जब शेयर मार्केट में जाएंगे हमको लोग पैसा दे देंगे, हम लोगों के शेयर्स ले लेंगे और बदले में हमको पैसे दे देंगे। अगर आपको इस बात की श्योरिटी है तो फिर उस केस में तो आप आज सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में आपको पैसे मिल जाएंगे लोगों से। बट अगर आपको लगता है कि अगर आपको फ्यूचर में पैसे नहीं मिल पाएंगे शेयर मार्केट से, देन भलाई इसी में है कि आज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो, पैसा अपने खुद के पास रख लो ताकि आप उसे वापस से इन्वेस्ट कर पाओ अपने बिजनेस के अंदर। इसे पूरा का पूरा रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगी वही बात। लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 है, उसने भी डिविडेंड के ऊपर एक लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कितना डिविडेंड आपको दे सकते हो, कितना नहीं दे सकते हो। आप सिर्फ एक बार उसे देख लोगे, इंटरनल प्रोविजंस ऑफ द कंपनी से रिलेटेड भी होता है, और आप कंपनीज एक्ट लॉ ने जो बात बोली हुई है कि आप कितना डिविडेंड मैक्सिमम दे सकते हो किस सिचुएशन में, आपको उस बात की रिस्पेक्ट करनी ही होगी। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। फिर आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? अगर कंपनी ने किसी बैंक से बहुत हैवी लोन लिया हुआ है, बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है, तो बैंक्स अक्सर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कंपनी के साथ कि सुनो, अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ तो तुम अननेसेसरी डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगी, बहुत कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हो, क्योंकि हमें अपने लोन का पैसा वापस चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आप पैसे को वापस से इन्वेस्ट कर देना बिजनेस में। कॉन्ट्रैक्ट में भाई हम लोग बात मान जाते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि डिविडेंड कम देना है तो आपको डिविडेंड कम ही देना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई है तो जितना मर्जी डिविडेंड दो, हु केयर्स। और लास्ट आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। ये तो इतना रेलेवेंट भी नहीं है, आप इसे काट भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग एक सेपरेट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। हम लोग यहां पे समझेंगे कि क्या होती है फिक्स्ड कैपिटल, क्या होती है वर्किंग कैपिटल, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट करते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल का मतलब। मैंने आपको फिक्स्ड कैपिटल का स्टार्टिंग में ही मतलब बता दिया था।
फिक्स्ड कैपिटल का एक सिंपली मतलब होती है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, जो कैपिटल, जो पैसा आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा, ये जो आपके खर्चे होते हैं, जो असेट्स होती हैं, इन्हें फिक्स्ड एसेट्स बोला जाता है। तो फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल, फर्म के कैपिटल का एलोकेट करना, हिस्सा एक जगह लगा देना लॉन्ग टर्म एसेट्स पे या प्रोजेक्ट्स पे, उसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। इसी का हम लोग दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। मुद्दा यह है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपको कितनी फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है, यानी कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और कितने पैसे की जरूरत है, ये हम यहां पे पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स के अंदर, ठीक है ना। आइए जरा सबसे पहले जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस। भाई आपके बिजनेस का नेचर क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपके पास फिक्स्ड कैपिटल कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर आप लोग एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपनी के अंदर मशीन जो चाहिए होंगी वो ज्यादा चाहिए होंगी, बड़ी बड़ी मशीन चाहिए होंगी। अब मशीन अगर ज्यादा चाहिए होंगी तो बेटा हमारे को जो फिक्स्ड कैपिटल है वो भी ज्यादा चाहिए होगा। तो सिंपल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। बट अगर आप लोग ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी यानी कि आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ क्या है, पीछे से सामान खरीदते हो और उसी सामान को आगे रीसेल यानी कि बेच देते हो, तो आपको मशीन खरीदने की तो जरूरत है ही नहीं, और अगर होगी भी तो छोटी मोटी मशीन की जरूरत होगी। तो उस केस में जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगी वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब से मैं फिक्स्ड कैपिटल को एफसी लिखूंगा, ठीक है ना। फिक्स्ड कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आप कितने बड़े स्केल पे काम कर रहे हो। क्या आप एक छोटी सी वर्कशॉप चला रहे हो एक कमरे के अंदर, या फिर आप रिलायंस जैसी एक बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हो, किस लेवल पे आप काम कर रहे हो। अगर आपका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है, मतलब लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, तो फिर आपको क्या चाहिए होगा, फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होंगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी मशीन, ज्यादा मशीन चाहिए होंगी। बट अगर आपका जो स्केल है वो छोटा स्केल है, तो उस केस में छोटी मशीन चाहिए, तो फिक्स्ड कैपिटल कम से भी काम चल जाएगा। तीसरा है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं दो, कि हम कौन सी टेक्निक यूज करना चाहते हैं। या तो हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या फिर हम लोग बात करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मैं आपको बता दूं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का बेटा मतलब होता है जिसमें आप मशीन्स का ज्यादा यूज करोगे, लोगों का कम यूज करोगे, लेबर का कम यूज करोगे। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो आप ज्यादा मशीन्स यूज करोगे और आपकी फिक्स्ड कैपिटल भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बट अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो, यानी कि लेबर्स का ज्यादा यूज कर रहे हो, मशीन्स का कम कर रहे हो, तो आपको मशीन्स कम चाहिए होंगी और आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। आई होप आपको यहां पे ये सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है ना। अब आइए जरा, चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब चौथा फैक्टर जो निकल के आता है दैट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आप लोग किसी ऐसे बिजनेस के अंदर है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड होती है, बहुत जल्दी जल्दी एडवांस होती जाती है, और आपको टाइम टू टाइम अपनी मशीन्स को अपडेट करना होता है, देन उस केस में आपके पास फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको नई नई मशीन्स खरीदनी है। तो अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फास्ट हो रही है तो फिर आपको उस केस में मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए होगी। बट अगर जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है वो स्लो है, तो उस केस में अगर आपकी फिक्स्ड कैपिटल कम भी रहेगी आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम चल जाएगा। देन उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर फ्यूचर में एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं आपके, यानी कि अगर आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, मोर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो फिर उस केस में आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मशीन्स, ज्यादा एसेट्स चाहिए होंगे, तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा होनी चाहिए। बट अगर आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम है, यानी कि फ्यूचर में आपका ज्यादा ग्रो करने का इरादा नहीं है, तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल कम भी रहेगी तो काम चल जाएगा, क्योंकि मशीन्स आपको खरीदनी किस चीज के लिए है। फिर सिक्स आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो, अगर उसके अलावा आप कोई और काम करना चालू करते हो, यानी कि उससे रिलेटेड नहीं, आप ऑल टुगेदर कोई नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरा काम किस चीज का है, पढ़ाने का है। किस बच्चे को, कॉमर्स के बच्चों को। अगर मैं कॉमर्स की जगह अब नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए भी यहां पे क्लासेस अरेंज कर दूं, तो इसे कहेंगे कि मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूं अपनी फील्ड से बिल्कुल अलग। तो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करने का इरादा है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन अगर करना है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, तो भाई फिक्स्ड कैपिटल आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि
अब नई जो चीज बनाओगे उसके लिए नई मशीन चाहिए होंगी, नए प्रोसेसेस चाहिए होंगे, तो आपके पास फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए। बट अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहते हो तो उस केस में आपकी फिक्स्ड कैपिटल अगर कम भी हो गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मशीन आपको खरीदनी नहीं है। सेवेंथ पॉइंट है और मेरा फेवरेट पॉइंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। सिंपल सी बात बताओ, फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी मतलब होता है कि आपको जो भी असेट खरीदनी है, क्या उस पे इजीली लोन मिल जा रहा है, नहीं मिल जा रहा है। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं ना, इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद लेते हैं, फाइनेंस करवा लेते हैं। अगर आप जो असेट खरीदना चाह रहे हो उसके लिए लोन आपको तुरंत मिल जाएगा, तो आप अपने पास उस असेट का पैसा रख के क्या उखाड़ लोगे? आपको हाथ में पैसों की जरूरत क्या है? यानी कि अगर लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जैसे अगर मुझे 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है और मुझे पता है कि भाई इजीली मेरे पास, मतलब मैं जब भी लोन लेने जाऊंगा गाड़ी के लिए मुझे आराम से मिल जाएगा, तो भाई अभी मैं 10 लाख रुपए कैश अपने हाथ में क्या करूंगा? उसे कहीं और इन्वेस्ट कर देता हूं। तो अगर फाइनेंस फैसिलिटी यानी कि अगर लीजिंग फैसिलिटी, लीजिंग अवेलेबल है, तो भाई मेरे को हाथ में फिक्स कैपिटल रखने की नीड नहीं है, इसलिए कम फिक्स कैपिटल में भी काम चल जाएगा। बट अगर लीजिंग या फाइनेंस फैसिलिटी अनअवेलेबल है तो उस केस में बेटा आपके हाथ में फिक्स कैपिटल होनी चाहिए, वरना आपके पास असेट खरीदने के पैसे नहीं होंगे, ठीक है ना। और लास्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन या फिर जॉइंट वेंचर। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है कि अगर आपका किसी ऐसी कंपनी से पार्टनरशिप हो रखा है, एक कंपनी ए है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसने एक कंपनी बी के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है कि कंपनी बी जितनी तेरी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको मैं यूज करूंगा, तेरी फिक्स्ड एसेट्स को मैं यूज करूंगा और जो भी प्रॉफिट मैं कमाऊंगा उसका एक हिस्सा तेरे को दूंगा। अगर ए ने बी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, पार्टनरशिप कर ली है, तो ए के पास फिक्स्ड कैपिटल कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बी के एसेट्स को यूज कर रहा है। बट अगर ए और बी के बीच में अगर कोलैबोरेशन नहीं है तो फिर उस केस में ए को खुद एसेट्स खरीदनी होंगी, तो इसके लिए उसके पास फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे यही सारी चीजें थी, एंड सच बता रहा हूं किसी भी बुक से पढ़ लेना, जितना मैंने आपको बताया ना, ईच एंड एवरीथिंग आपके दिमाग में चिपक जाएगी, ठीक है ना। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अब वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। शॉर्ट टर्म के लिए आपको जितने पैसों की जरूरत है, ध्यान से सुनो, लॉन्ग टर्म के लिए जितने पैसों की जरूरत है उसे हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ पीरियड के लिए, लेट्स से 1 साल से कम के लिए जितने पैसों की जरूरत होती है उसे हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? सिंपल है, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। आपकी करंट असेट्स यानी कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाली जो असेट्स होती है, यानी कि करंट असेट्स कितनी ज्यादा है आपकी करंट लायबिलिटीज से, यानी कि 1 साल के अंदर जिनको आपको पे करना है उन्हें करंट लायबिलिटीज कहते हैं। एक करंट असेट करंट लायबिलिटीज से जितनी ज्यादा होती है उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। देख लो करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, स्टॉक, डेटर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल की जो होती है वो इसी के अंदर आ जाती है। करंट लायबिलिटीज वो होती है जिन्हें 1 साल के अंदर हमें पैसे पे करने हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन हमने जो लिए हैं वो हो जाएंगे हमारे करंट लायबिलिटीज। 2 तरह की वर्किंग कैपिटल होंगी, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर कर देता हूं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली करंट असेट्स। जो करंट असेट्स होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बट अगर इन करंट एसेट्स में से हमने माइनस कर दी करंट लायबिलिटीज, तो ये आ जाती है नेट वर्किंग कैपिटल। तो मैं सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोलूं या नेट वर्किंग कैपिटल बोलूं तो समझ जाना करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है। अगर मैं आसान शब्दों में आपको एक बात कहना चाहूं, अब क्योंकि फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, रोजमर्रा के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे हाथ में कितने पैसे होने चाहिए। यानी कि अगर ओनर है कंपनी का, उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हों कि जो उसका बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे, यानी कि एम्प्लॉयज को सैलरी देने में कोई दिक्कत ना हो, रॉ मटेरियल जिस बंदे से लिया है सप्लायर को पेमेंट देने में कोई दिक्कत ना हो, बिजली का जो बिल है वो पे करने में कोई दिक्कत ना हो, रोज के जो खर्चे होते हैं, महीने के जो खर्चे होते हैं उनको पे करने में कोई दिक्कत ना हो। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाला तो फिक्स्ड कैपिटल है, हमें रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, ठीक है ना। आइए जरा अब हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी या कम होगी। ध्यान से देखो, सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। भाई आपके बिजनेस का नेचर क्या है, जो हमने फिक्स्ड कैपिटल में जैसे पढ़ा था। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो बेटा एक बात बताओ, देखो एक सिंपल सी चीज सुनो, वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है? वर्किंग कैपिटल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि अभी आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रॉ मटेरियल खरीदेगी सप्लायर से,
उस रॉ मटेरियल को पहले फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगी, फिर उसको बेचेगी, उधार पे बेचेगी, फिर उधर से पैसे आएंगे। तब तक के लिए पैसा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जो भाई आपने रॉ मटेरियल खरीदने में जो पैसा लगाया है, लेबर को जो सैलरी दी है, वो पैसा आपका ब्लॉक हो रखा है ना तब तक, जब तक आपको सामने वाले से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उसे वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उसे सामान को पहले लाना है, उसको प्रोसेस करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, फिर बेचना है, फिर पैसे आएंगे। तब तक भाई कंपनी कैसे चलेगी, तो उसके लिए हाथ में पैसे होने चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए। ट्रेडिंग कंपनी दो तरह की होती है, एक होता है रिटेलर जो छोटे क्वांटिटी में डील करता है, जो आपके घर के पास दुकानें होती हैं वो, और एक होता है होलसेलर जो कि लॉट में रिटेलर्स को बेचने का काम करता है। अगर एक ट्रेडिंग कंपनी रिटेलर है तो उसे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि कम उसे इन्वेंट्री मैनेज करनी है, लेस इन्वेंट्री लेस वर्किंग कैपिटल, बिकॉज लेस इन्वेंट्री कम मैनेज करनी है। ऑन दी अदर हैंड होलसेलर अगर है तो उसे ज्यादा इन्वेंट्री मैनेज करनी है, इसके लिए मोर वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल अपने पास ज्यादा रखना पड़ेगा। ज्यादा रॉ मटेरियल मतलब ज्यादा पैसा आपका ब्लॉक हो रखा होगा जब तक कि बेच के पैसा ना आ जाए, यानी कि आपके हाथ में भाई पैसे, वर्किंग कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस खतरे में आ सकता है। स्मॉल स्केल है तो लेस मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री यानी कि लेस वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन यानी कि बूम और डिप्रेशन। बूम मतलब होता है कि मार्केट में हर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। बूम मतलब होता है जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर। अगर बूम पीरियड चल रहा है तो मार्केट में हर कोई डिमांड कर रहा है, मोर डिमांड है। मोर डिमांड होगी तो एक सिंपल सी बात है, आपको उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज्यादा सामान बनाना पड़ेगा। ज्यादा सामान बनाना होगा तो आपके पास इन्वेंट्री भी आपको ज्यादा मैनेज करनी पड़ेगी। अगर मोर इन्वेंट्री मैनेज करनी है तो मोर वर्किंग कैपिटल। तो मोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप हर जगह पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है यानी कि डिमांड कम है तो उस केस में आपको बनाना भी कम पड़ेगा, तो लेस वर्किंग कैपिटल से काम चल जाएगा। सीजनल फैक्टर्स, अगर आपको जो बिजनेस है वो सीजन का बिजनेस है, लेट सपोज मैं बताता हूं कि अगर हमारा रेनकोट बनाने का बिजनेस है जो कि सिर्फ बरसात में बेचा जाता है, तो अगर आपका ऑफ सीजन चल रहा है यानी कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो भाई ऑफ सीजन में डिमांड भी कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगी। पर ऑन सीजन में डिमांड ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। आपको रेनकोट का स्टॉक रखना पड़ेगा अपने पास, जब तक कि बिक के पैसा नहीं आता है तब तक आपको खर्चा चलाने के लिए हाथ में वर्किंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है दैट इज फिफ्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। सिंपल सी बात है, अगर जो कंपनी है हमारी वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही है यानी कि ज्यादा लेबर्स यूज कर रही है, ज्यादा लेबर्स यूज करने का मतलब है हमको ज्यादा सैलरीज देनी पड़ेंगी। एंड सैलरीज जो होती है वो हमारी बेटा शॉर्ट टर्म पेमेंट्स होती है, डे टू डे पेमेंट्स होती है। डे टू डे पेमेंट्स अगर हमारी ज्यादा है तो हमारी क्या चाहिए होगी, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही है यानी कि लेबर कम है मशीन ज्यादा है, तो मशीन ज्यादा के केस में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए, पर लेबर कम है तो सैलरी भी कम होंगी, सैलरीज कम होंगी तो बेटा कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चल जाएगा। फिर एक बात आती है प्रोडक्शन साइकिल की। अगर कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो जितना टाइम लगेगा उतने टाइम के लिए सैलरीज पैसा ब्लॉक रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होंगी, ज्यादा चाहिए होंगी। बट अगर स्मॉल प्रोडक्शन साइकिल है तो वर्किंग कैपिटल कम से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपका पैसा कन्वर्ट हो जाएगा कैश में इजीली। फिर आता है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड मतलब होता है हम लोग डेटर हैं, यानी कि हम लोग उधार पर बेच रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, कंपनी जब किसी को उधार पर बेचती है तो कहते हैं कि क्रेडिट अलाउ किया गया है, हमने उसको उधार दिया है। अगर दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, हमारी जो कंपनी है वो अपने कस्टमर को खुश करने के लिए उधार का पीरियड बहुत ज्यादा देती है। लेट सपोज 6 महीने का उधार दे देती है, 8 महीने का उधार दे देती है। अगर हम ज्यादा उधार देंगे तो हमारे पास कैश जल्दी नहीं आ रहा, और एक बात बताओ, हम लोग उधार पे सामान बेचेंगे बेटा तो फिर हमारे पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होना चाहिए, रॉ मटेरियल का खर्चा होना चाहिए, यानी कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी क्रेडिट देने की जो पॉलिसी है लिबरल है, लिबरल मतलब हमारी क्रेडिट पॉलिसी लॉन्ग है, हम ज्यादा टाइम के लिए उधार देते हैं तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। बट अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट है, 10 दिन या 15 दिन, जैसे 10 डेज की अगर है सिर्फ, यहां पे मैं 6 मंथ्स की बात कर रहा हूं, लॉन्ग लिबरल में 6 मंथ्स, शॉर्ट में लेट सपोज सिर्फ 10 डेज की है, तो कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे को तुरंत पैसा मिल जाएगा, तो हाथ में पैसा रखने की जरूरत क्या है। फिर आता है क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल का मतलब है, ध्यान से सुनो,
हम लोग लोगों से सामान खरीद रहे हैं, हम जिससे सामान खरीद रहे हैं उसको क्रेडिटर कहा जाता है। अगर क्रेडिटर ने हमको उधार ज्यादा टाइम के लिए दे दिया है, अगर वो हमें ज्यादा टाइम के लिए यानी कि 6 महीने के लिए उधार दे देगा, यानी कि हमें 6 महीने में पेमेंट करनी होगी, तो अभी हमारे पास हाथ में पैसा ना भी हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल की पेमेंट इतनी जल्दी नहीं करनी। तो क्रेडिट अलाउड का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहां पे जब लिबरल क्रेडिट पॉलिसी थी तो मोर वर्किंग कैपिटल था, पर यहां पे जब लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो लेस वर्किंग कैपिटल है। बट अगर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है, यानी कि क्रेडिटर कह रहा है तुरंत पैसा दो मेरे को, तो भैया वहां पे मोर वर्किंग कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए। अगला है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि कंपनी कितना ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे अचीव कर पा रही है, यानी कि कितने कम में काम कर पा रही है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना। अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, यानी कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा निकाल लेती है, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, तो हाथ में कम पैसा भी होगा तो काम चल जाएगा। लेबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा एम्प्लॉइज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। बट अगर निकम्मे लोग हैं, लेस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, तो वर्किंग कैपिटल का हाथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल वेस्ट होगा, बहुत सारी लेबर वेस्ट होगी एंड इस तरीके में प्रॉब्लम्स होंगी। अब हमारे जो कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि 9th फैक्टर आ जा रहा है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि हम जब चाहें क्या हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। यानी कि कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि उसका रॉ मटेरियल ना एक साथ ऑर्डर कर दो तो सही है, बार बार नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें आज ही सारा रॉ मटेरियल एक साथ स्टॉक करना पड़ेगा पूरे साल के लिए। बट अगर हमें पता है कि यार रॉ मटेरियल जब चाहेंगे तब हमें मिल जाएगा छोटी छोटी क्वांटिटीज में, देन फिर आज एक साथ स्टॉक रखने का क्या जरूरत है। अगर एक साथ स्टॉक नहीं रखना है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल हाथ में ज्यादा होने की क्या जरूरत है। यानी कि अगर रॉ मटेरियल आपका जो है वो अगर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि जब चाहो तब आपको मिल जाएगा, तो आप कम क्वांटिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल भी रखो तो काम चल जाएगा। यानी कि थोड़ा सा अमाउंट का रॉ मटेरियल लो, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो, बेचो, पैसा आ जाएगा। फिर रॉ मटेरियल छोटी क्वांटिटी में खरीदो, उसको कन्वर्ट करो फिनिश गुड्स में, उसे बेचो, पैसा आ जाएगा। पर अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता है, कभी कभी अवेलेबल होता है, तो आपको स्टॉक रखना पड़ेगा अपने पास, यानी कि मोर वर्किंग कैपिटल। फिर 10th आता है लेवल ऑफ कंपटीशन। आपका कंपटीशन कितना बड़ा है। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपको अपने कस्टमर को एक बेटर एडवांटेज देने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने के लिए कि मुझसे सामान खरीदो, आपको उसे ज्यादा लंबा उधार देना पड़ेगा। बिजनेस में ऐसा ही चलता है बेटा, यानी कि जो ज्यादा उधार देगा, जो सप्लायर ज्यादा उधार देगा, हम उसी से सामान खरीदेंगे। तो अगर आपका हाई कंपटीशन है तो भाई आपको लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि ज्यादा क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। ज्यादा क्रेडिट देना है तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा जरूरत होगी। बट अगर आप लेस कंपटीशन है तो आप अपने कस्टमर्स को फॉर ग्रांटेड लोगे, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज होंगी, इसलिए लेस वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत हमको पड़ेगी। लास्ट है हमारा, इसको काट दिया मैंने, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि ग्रोथ, यानी कि अगर कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करना चाह रही है, एक्सपेंड करना चाह रही है, तो उसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। पर अगर एक्सपेंड नहीं करना चाह रही तो कम वर्किंग कैपिटल से भी उसका काम चल जाएगा। इस तरीके से हमने वर्किंग कैपिटल के भी सारे के सारे फैक्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो बचा है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपली मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लो। कैपिटल स्ट्रक्चर का एक सिंपल मतलब होता है कि हम अपना बिजनेस चलाने के लिए कितना पोर्शन हम डेब्ट का यूज कर रहे हैं और कितना पोर्शन इक्विटी का, यानी कि कितना पोर्शन हमने उधार लिया है बिजनेस करने के लिए और कितना हमने अपना खुद का पैसा, ओनर ने खुद का पैसा लगाया है, इसका जो प्रोपोर्शन है, इसकी जो रेशियो है, इसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट अपॉन में इक्विटी, यानी कि अगर लेट सपोज 2 लाख रुपए हमने उधार लिया है और 1 लाख रुपए हमने खुद का लगाया है, तो इस केस में हम कहेंगे कि भाई 2:1, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में दो जो हिस्सा है बेटा वो हमने लोन लिया है, एक हिस्सा हमने अपना खुद का लगाया है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैं चाहूंगा एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा छोटी सी, जिसके अंदर मैं आपको क्या कराऊंगा, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसके फैक्टर्स करा दूंगा और फैक्टर्स के बाद मैं आपको लास्ट चीज जो कराऊंगा वो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिसमें आपने वो ईबीआईटी वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उसी के अंदर कवर होंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि वो बहुत छोटी वीडियो होगी, जल्दी जल्दी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग खत्म कर देंगे और इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा फिनिश होता है। प्लीज आप अगली वीडियो देखना एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं इस वीडियो को 1 घंटे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे यहां पे रोकना पड़ रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने दोस्तों से शेयर करना जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच।